वीडियो में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, पांचों स्टेट्स की एनालिसिस शेयर करूंगा। हाँ, अगर आप नहीं जानते तो मिजोरम हमारे देश का हिस्सा है और उधर भी इलेक्शंस हुए। और लास्ट में डिस्कस करूंगा कि इन इलेक्शन रिजल्ट्स का 2024 जनरल इलेक्शंस पर क्या असर पड़ेगा। बस एक चीज याद रखना कि इंडियन इलेक्शंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं। कई एक्सपर्ट्स कोरिलेशन और कॉजेशन को मिक्स कर देते हैं। तो जो भी आप एनालिसिस पढ़ो, याद रखना कि वो बस थ्योरीज है। कोई भी ये फुल्ली नहीं जानता कि एक पार्टी क्यों इलेक्शन जीती। पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सब अटकलें ये लगा रहे थे कि मामा जी की लास्ट इनिंग्स होने वाली है मध्य प्रदेश में, पर मामा जी ने सबको गलत साबित कर दिया और नरेंद्र मोदी से ज्यादा लंबे वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। अब क्या कारण थे उनकी जीत के पीछे? रैली के आखिर में कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। शिवराज सिंह ने कहा, मैं इंसान नहीं सामाजिक क्रांति हूँ। मैंने हर परिवार के हर शख्स को रोजगार दिया। मैं सरकार नहीं, एक परिवार चला रहा। पहला कारण विमेन सेंट्रिक स्कीम्स। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूँ, मैं शिवराज हूँ, मैं शिवराज हूँ। ये शिवराज सिंह चौहान का एक नारा था इन इलेक्शंस के लिए। अब मामा जी महिलाओं वोटर्स के बीच पहले से ही पॉपुलर थे, पर उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी और बढ़ाने की कोशिश करी विमेन सेंट्रिक स्कीम्स के जरिए, जिससे शिवराज सिंह चौहान ने अपनी इमेज बदली मामा जी से भैया बनकर। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है, उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना आवास योजना लॉन्च करी, एक 80,000 करोड़ की हाउसिंग स्कीम 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए। नरसिंहपुर के बीजेपी के एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बेरर ने कहा कि लाडली बहना ने हमें बचा लिया, नहीं तो स्टेट से हमारा सफाया ही था। जैसे इस ग्राफ को देखिए, आप देख सकते हैं कि पिछले 15 सालों में फीमेल वोटर्स की पार्टिसिपेशन किस हद तक बढ़ी है मध्य प्रदेश में। आज जब वो मेल पार्टिसिपेशन के बराबर हो गई है, तो मामा जी ने सोच समझ के ऐसी स्कीम्स लॉन्च करी। YouTube पर उन्होंने एक लाडली शो भी लॉन्च किया, जहां उन्होंने लड़कियों के साथ इंटरेक्शन के दौरान बताया कि उन्होंने गरीब और नौजवान महिलाओं के लिए क्या क्या किया। करीब 2 महीने पहले ही उन्होंने अनाउंस किया कि करीब 35% गवर्नमेंट जॉब्स महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इलेक्शंस जीतने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने खुद मीडिया को कहा कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी जैसी स्कीम्स ने मध्य प्रदेश की जनता का दिल जीता है। जैसे एक पोस्ट पोल सर्वे ने दिखाया कि 50% फीमेल वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि कांग्रेस के लिए नंबर 40% था। पर कुछ महीने पहले शिवराज सिंह चौहान की तो बुलडोजर मामा की इमेज थी ना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बुलडोजर मामा का नाम दे दिया है। तो सडनली वो बुलडोजर से भैया कैसे बन गए? शिवराज सिंह चौहान अपनी इमेज चेंज कर रहे थे एक सॉफ्ट लीडर से हार्ड टास्क मास्टर बनके, जब उन्होंने फैसला लिया एलिजेड क्रिमिनल्स के घर तोड़ के। पर उनके लिए ये काम इतना किया नहीं। जैसे बुंदेलखंड और विंध्या में एक ब्राह्मण का घर डिमोलिश करके उनकी छवि कमजोर हो गई। कांग्रेस पार्टी ने भी पॉइंट आउट किया कि बीजेपी के सीनियर लीडर जैसे प्रधानमंत्री मोदी या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह अब शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं ले रहे अपनी रैलीज में। अपनी इमेज को चेंज करने के लिए विमेन सेंट्रिक स्कीम्स काम आई शिवराज सिंह चौहान के। फिर कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाई। अब कांग्रेस ने खूब कोशिश करी यूनाइटेड रहने की और अपने स्टार कैंपेनर्स को यूज करने की, पर ऑन द ग्राउंड मध्य प्रदेश में बीजेपी को टक्कर देना इतना आसान नहीं है। एक बीजेपी लीडर ने कहा कि कांग्रेस आखिरी पल तक नहीं सस्टेन कर पाई। उन्होंने कहा कि वोटिंग के दिन पर बीजेपी के 90% बूथ कमिटीज 8:30 बजे सुबह से ही फंक्शन कर रही थी, जबकि कांग्रेस के बूथ स्टार्ट हुए 9:30 बजे तक। उन्होंने कहा कि हाई वोटर टर्नआउट के पीछे बीजेपी की मोबिलाइजेशन थी। अब हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स डिसऑर्गेनाइज रहते ही हैं। कपड़े फाड़ने वाले कमलनाथ के बयान पर जवाब देते हुए दिग्विजय ने कहा है कि मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं। मंच से ही जवाब में कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय आगे भी विष पीते रहेंगे। जैसे एक जमाने में कांग्रेस ग्वालियर चंबल रीजन में कई सीटें जीत जाती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से, पर अब क्योंकि सिंधिया बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे, कांग्रेस उस रीजन में भी कमजोर हो गई। पर दूसरे रीजन में कांग्रेस के ग्रास रूट वर्कर्स बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाए। इसके पीछे एक मेन कारण है आरएसएस। मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत हद तक आरएसएस पर निर्भर है ग्राउंड वर्क के लिए। ये स्पेशली सच है मध्य प्रदेश के मालवा इलाके में, जहां आरएसएस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है कुशभाऊ ठाकरे के जमाने से, जो करीब 25 साल पहले बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट थे और जिन्होंने कार्डर ड्रिवन पार्टी बनाई। अब क्योंकि इतने समय से बीजेपी सरकार रही है मध्य प्रदेश में, कई वोटर्स के बीच एंटी इनकम्बेंसी जरूर है, पर इसके साथ ही साथ बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल इतना ज्यादा हो गया है कि उनको हटाना
इतना आसान नहीं है। इसी वजह से राहुल वर्मा जो सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में एक फेलो हैं, वो कहते हैं कि अब मध्य प्रदेश भी मानो एक डोमिनेंट पार्टी स्टेट बन गई है। जिस तरह बीजेपी का गुजरात और टीएमसी का बंगाल में इन्फ्लुएंस है ऊपर से नीचे तक, जिसकी वजह से उन पार्टीज को उधर से हटाना बहुत मुश्किल हो गया है। राहुल वर्मा कहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी वैसी डोमिनेशन हो गई है बीजेपी की। अब बीजेपी ने हर एमपी को जिम्मेदारी दी कि वो स्टेट के 10 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में पार्टी वर्क को माइक्रो मैनेज करेंगे। गुजरात के दाहोद इलाके से भी बीजेपी लीडर्स आए मध्य प्रदेश के ट्राइबल डोमिनेटेड इलाकों में पार्टी के काम के लिए। और ट्राइबल रीजन्स पर इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई क्योंकि मध्य प्रदेश की 21% पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब है 2011 के सेंसस के हिसाब से। ज्यादातर स्टेट इलेक्शंस में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती रिसोर्सेज के मामले में। इसी वजह से यूजुअली कांग्रेस का इलेक्शन कैंपेन लेट स्टार्ट होता है और वो ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि वो पीक हो जाए सही समय पर। ऐसे ही कर्नाटका में भी हुआ था, पर जो चीज कांग्रेस ने कर्नाटका में करी वो मध्य प्रदेश में नहीं दोहरा पाए। ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा एक और कारण था, वो था हिंदुत्व। ये इंडी अलायंस की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। अब आप बोलोगे कि कमलनाथ भी तो सॉफ्ट हिंदुत्व यूज कर रहे थे बाबा बागेश्वर के साथ बात करके, पर कांग्रेस के सॉफ्ट हिंदुत्व को काउंटर करने के लिए दो कारण दिए जाते हैं। पहली चीज है कि अगर कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व देगी तो वोटर कहेगा कि मैं ओरिजिनल के पास क्यों ना चले जाऊं, वो है बीजेपी। दूसरा कारण जो कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने दिया है वह कि तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट का इम्पैक्ट तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखा गया। तो अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें, मेजर कंटेंडर शिवराज सिंह चौहान ही है और हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सीनियर पद दिया जाए सरकार में। तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर के बीआरएस पार्टी को मात दी। पहला कारण कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन जिसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था रेवंत रेड्डी का। कौन है रेवंत? रेवंत ने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया एबीवीपी के साथ, जो बीजेपी का स्टूडेंट विंग है। वो एमपी बने टीडीपी की टिकट से और फिर 2017 में उन्होंने कांग्रेस में एंट्री ले ली। कांग्रेस को ज्वाइन करने के 3 साल बाद ही उनको कांग्रेस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये वो समय था जब बीजेपी तेलंगाना में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही थी बाय इलेक्शन जीतकर। श्रीकांत भंडारू जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि इसी समय रेवंत रेड्डी ने जिम्मेदारी उठाई और वो पार्टी के लीडर बने। उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस के कई लीडर्स को यूनाइट किया बीजेपी और बीआरएस के खिलाफ। कांग्रेस से थ्रेट बीआरएस ने भी मान ली थी इलेक्शंस के पहले। बीआरएस के लीडर केटीआर ने इलेक्शंस के पहले कहा था कि अब बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस तेलंगाना में नंबर 2 पार्टी बन गई है। जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस हुए, रेवंत रेड्डी की वजह से बीआरएस के 35 लीडर्स कांग्रेस में आ गए। Ahead of the elections in Telangana, 35 leaders of the ruling party BRS are likely to join the Congress party in the month of July. फरवरी में रेवंत ने एक पद यात्रा भी ऑर्गेनाइज करी कांग्रेस का सपोर्ट बढ़ाने के लिए। हैदराबाद की कैंपेन स्ट्रैटेजी कंपनी ने भी कहा कि ये पद यात्रा कांग्रेस के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया तेलंगाना में। कई लोगों ने रेवंत के कम्युनिकेशन स्किल्स की भी तारीफ करी। इसके अलावा हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए जो इंडियन इलेक्शंस में हरदम मौजूद रहती है, चाहे हम उसके बारे में जाने ना, वो है कास्ट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रेड्डी एक डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट है, जिसकी वजह से रेवंत को इस कम्युनिटी का भारी सपोर्ट भी मिला। रेड्डी कम्युनिटी में रेवंत रेड्डी पॉपुलर थे। रेवंत रेड्डी को पार्टी हाई कमांड दोनों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से गहरा सपोर्ट मिला और रेवंत को एक्टिवली सपोर्ट किया स्टेट इलेक्शन इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और सुनील कन्नुगोलू ने। तेलंगाना में कई लोगों ने सुनील का नाम सुना नहीं होगा, पर उन्होंने कांग्रेस की स्ट्रैटेजी बनाने में जिम्मेदारी ली। उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंपेन स्टार्ट किया जहां उन्होंने लोकल कांग्रेस कार्डर को जिम्मेदारियां दी। तो एक जगह थी रेवंत रेड्डी की बढ़ती पॉपुलैरिटी और दूसरी जगह थी केसीआर की गिरती पॉपुलैरिटी। केसीआर सरकार ने कई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए, पर कांग्रेस ने तेलंगाना सरकार की कई स्कीम्स को अटैक किया। उन्होंने कहा कि केसीआर सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स में कम खर्चा किया है प्रीवियस सरकारों के मुकाबले। जैसे उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम में दुल्हन के परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाते थे, पर पुरानी बंगारू तल्ली स्कीम जो तब दी जाती थी जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उस समय परिवारों को 2 लाख से ज्यादा पैसा दिया जाता था। उन्होंने कहा कि राशन के मामले में भी कांग्रेस चावल के साथ साथ 9 और चीजें देती थी, पर केसीआर सरकार बस चावल दे रही है।
इसके अलावा कई लोगों ने कहा कि बीआरएस सरकार की स्कीम्स सबको हेल्प नहीं कर रही थी। जैसे आलोचना करी गई कि केसीआर की स्कीम्स अपर कास्ट को फोकस कर रही थी। जैसे बीआरएस सरकार ने तेलंगाना ब्राह्मण समकेश्म परिषद स्टार्ट किया, जहाँ ब्राह्मण स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन दिया जा रहा था। अजय गुदावर्ती, जो एक एसोसिएट प्रोफेसर है सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में, उन्होंने कहा कि इससे ओबीसी और एससी वोटर्स के बीच बीआरएस की पॉपुलैरिटी कम हुई होगी। यह स्पेशली जरूरी है क्योंकि तेलंगाना में 85% वोटर बेस दलित, ओबीसी, मुस्लिम या फिर एसटी है। रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी काम आई, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी में। तेलंगाना की 13% पॉपुलेशन मुस्लिम है, जिसमें से हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ओल्ड हैदराबाद रीजन में है, और राहुल गांधी ने इस कम्युनिटी को अपील करी वोट्स के लिए। मोहम्मद शफीउद्दीन, जो करीमनगर एरिया में एक इमाम है, उन्होंने कहा कि ओवैसी मुस्लिम्स को बेवकूफ बना रहे हैं, वो हमारा सपोर्ट डिवाइड कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फायदा मिलता है, पर राहुल गांधी ने दिल से काम किया है। शोएब दनियाल कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने उनको पॉपुलर बना दिया तेलंगाना के मुस्लिम्स के बीच। राहुल गांधी ने पोर्ट्रे किया कि बीआरएस, बीजेपी और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, वो तीनों मिले हुए हैं। में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ये अपने आप को अलग अलग पार्टियां कहती हैं, मगर ये सारी की सारी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसके पीछे उनकी ये स्ट्रैटेजी थी कि वो मुस्लिम वोट स्प्लिट नहीं करना चाहते थे और चाहते थे कि ये वोट कांग्रेस को जाए। जैसे कांग्रेस ने ये वेडिंग कार्ड ट्वीट किया कि बीआरएस लव्स बीजेपी। बीआरएस को हम बीजेपी रिश्तेदार समिति कहते हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है और ओवैसी की पार्टी बीजेपी से पैसा लेती है मुस्लिम वोट स्प्लिट करने के लिए। रेवंत रेड्डी की पॉपुलैरिटी की वजह से माना जाता है कि उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा तेलंगाना का। पर इन इलेक्शन से एक और चीज नोट करने की बात है, पहली बार तेलंगाना में बीजेपी को 8 सीट्स मिली और उनका वोट शेयर डबल हो गया, जो दिखाता है कि उनकी प्रेजेंस अब स्टेट में बढ़ रही है। पिछले इलेक्शंस में बस एक ही सीट जीत पाई थी बीजेपी, तो 1 से 8 की जंप 5 सालों के अंदर एक विक्ट्री से कम नहीं होगी बीजेपी के लिए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पर। पहला कारण कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस। इलेक्शन कैंपेन के स्टार्ट से ही कांग्रेस ने अपना स्लोगन बनाया, भूपेश बघेल ने अब की बार 75 पार की ओर इशारा किया है। ये चीज उन्होंने स्पीचेस, कैंपेन्स और एड्स में दोहराई। और सुदीप श्रीवास्तव ने रेड माइक को एक इंटरव्यू में बताया, कांग्रेस की जो गलती हुई कि उसने 75 पार बोला, क्योंकि ऐसे स्लोगन की वजह से जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है वो रिलैक्स हो जाता है। जब वर्कर और सपोर्टर को लगता है कि हम ऐसे जीतने वाले हैं तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। इस कंप्लेसेंसी की वजह से शायद कांग्रेस ने इन फाइटिंग नहीं रोकी अपने बीच। जैसे इलेक्शंस के पहले पार्टी हाईकमांड ने कोशिश करी थी कांग्रेस के 2 दिग्गज लीडर्स भूपेश बघेल और टीएस सिंह दियो के बीच यूनिटी लाने के लिए। इस चीज की वजह से टीएस सिंह दियो को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया स्टेट का। पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीएस सिंह ने चीफ मिनिस्टर होने का सपना छोड़ा नहीं, जिसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा। दूसरा कारण है मोदी की गारंटी। इलेक्शन से पहले छत्तीसगढ़ में एक जंग चल रही थी धान के दामों को लेकर। 2018 इलेक्शंस के बाद कांग्रेस ने वादा किया था कि वो किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट के एमएसपी से 600 रुपए पर क्विंटल ज्यादा पैसा देगी उनके धान के लिए, और कांग्रेस ने ये वादा पूरा किया। पर 2023 इलेक्शंस के पहले बीजेपी सरकार ने कहा कि हम 3100 रुपए देंगे। कांग्रेस ने कहा कि वो 3200 रुपए देंगे, पर बीजेपी के सपोर्टर्स ने दावा किया कि बीजेपी का ऑफर बेहतर था, क्योंकि कांग्रेस ने एक कमिटमेंट दी थी कि वो हर एकड़ के लिए बस 20 क्विंटल धान ही खरीदेंगे, जबकि बीजेपी 20 नहीं बल्कि 21 क्विंटल धान खरीदेगी। कर्नाटका इलेक्शंस के बाद बीजेपी को सीख मिली कि इंडिया का गरीब इतना ग्रो नहीं किया है जितना इंडिया का अमीर ग्रो किया है। उनको सरकार से समर्थन की जरूरत है, और कांग्रेस के वेलफेयर मॉडल ने दिखाया बीजेपी को कि उनको भी काउंटर करना होगा अपने वेलफेयर मॉडल के साथ। पर इलेक्शंस में हम जानते कि प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने कई बार वेलफेयर के वादे करे वोटर्स को, पर उनको हार झेलनी पड़ी इलेक्शंस में। 2013 में रमन सिंह की बीजेपी सरकार ने भी ऐसा ही कुछ वादा किया था, पर इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 साल लग गए थे। एक किसान ने कहा कि रमन विश्वासघात किया है, उस पे भरोसा नहीं है, रमन दोगला है, फिर धोखा देगा। बीजेपी को इस लैक ऑफ ट्रस्ट के बारे में जानकारी थी, इसलिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने वेलफेयर मॉडल में एक ट्विस्ट लेकर आए, मोदी की गारंटी। सारे एडवर्टाइजमेंट्स में धान के दामों के साथ लिखा गया था मोदी की गारंटी, जिससे वोटर के मन में कोई दोहराए ना हो कि ये प्रॉमिस डिलीवर होगा या फिर नहीं होगा। जैसे किसान ने कहा कि अगर मोदी जी ने खुद कहा है तो वो झूठ नहीं बोलेंगे, मोदी पर पूरा विश्वास है।
तीसरा कारण था हिंदुत्व। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाया। भूपेश बघेल ने जैसे माता कौशल्या मंदिर इनॉग्रेट किया, जो भगवान राम की माता के लिए समर्पित था। अपनी स्पीचेस में उन्होंने कई बार ये कहा कि भगवान राम का एक बहुत गहरा कनेक्शन है छत्तीसगढ़ के साथ। उन्होंने राम वन गमन पथ जैसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे, जहाँ 150 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च किया गया रामायण रिलेटेड टूरिज्म के लिए। पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो ये इतना काम आया नहीं। तमिलनाडु में जो बोला गया उसकी गूंजे छत्तीसगढ़ तक पहुंची। फिर बीजेपी ने अपना सपोर्ट ट्राइबल्स के बीच भी बढ़ाया। 2018 में कांग्रेस ऑलमोस्ट सारी आदिवासी मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीती थी, पर इस बार वो 27 में से 10 एसटी रिजर्व सीट्स ही जीत पाई। बीजेपी ने कहा कि कई ट्राइबल्स क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इस चीज को बीजेपी सॉल्व करेगी। इसके बावजूद कि 2011 सेंसस के हिसाब से आदिवासी कन्वर्जन 2% रही है, जो बीजेपी के अनुमान से बहुत कम है। ट्राइबल्स की आउटरीच के लिए बीजेपी ने आरएसएस का भी यूज किया। जैसे मोहन भागवत खुद 4 दिनों की विजिट के लिए आए रिलीजियस कन्वर्जन्स के बारे में अपनी टिप्पणी देने के लिए। इनफैक्ट अगर हम सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एनालाइज करेंगे तो बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा बढ़ा है शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अगर हम सीट्स की बात करें तो बीजेपी इस साल छत्तीसगढ़ में कम सीट जीती है कांग्रेस के कंपैरिजन से 2018 में, पर बीजेपी का वोट शेयर 46% का 2003 से हाईएस्ट रहा है किसी भी पार्टी के लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की। 1993 से यानी कि 30 सालों से राजस्थान एक मैरी गो राउंड खेल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और ये सिलसिला जारी रहा इस बार भी। तो इसलिए आप ये बोल सकते हो कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बीजेपी जीत गई, पर ये बहुत सिंपलिस्टिक एनालिसिस होगी। बीजेपी की विक्ट्री के पीछे कई और कारण थे। पहला, पेपर लीक्स। और राजस्थान में पेपर लीक मामले में ईडी की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। इलेक्शंस के कुछ हफ्ते पहले ही ईडी ने राजस्थान के कांग्रेस चीफ के बेटे को समन्स भेजे थे रीट एग्जाम के पेपर लीक केस के लिए। इलेक्शन से पहले बीजेपी लगातार अटैक करती रही कांग्रेस पर पेपर लीक्स के लिए। राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। कांग्रेस सरकार को कम से कम 17 बार सरकारी एग्जामिनेशंस कैंसिल करने पड़े थे पेपर लीक्स की वजह से। सरकार में आने के 1 साल बाद ही ग्रेड 3 लाइब्रेरियंस का रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल हुआ था दिसंबर 2019 में। 2021 में रीट एग्जाम कैंसिल हुआ और 2022 में पेपर लीक की वजह से ये एग्जाम वापस कैंसिल हुआ। राजस्थान सरकार का कहना है कि उन्होंने कई लोगों को अरेस्ट किया, पर बीजेपी ने कहा कि घोटाले के लिए जो एक्चुअली जिम्मेदार है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, क्योंकि वो सभी कांग्रेस पार्टी में है। इस चीज के ऊपर पेपर लीक्स की समस्या पर मैंने पूरा वीडियो भी बनाया, जो आप इसके बाद देख सकते हो। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी कई वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करी, जैसे चिरंजीवी हेल्थ स्कीम, जिससे परिवारों को 5 लाख रुपए तक की कैशलेस हेल्थ सर्विसेज दी जाती। ये स्कीम तो लाजवाब है, पूरे कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। इसके अलावा थी इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में भी बात किया गया। हम बात कर रहे हैं पुरानी पेंशन योजना की, जिसे अशोक गहलोत सरकार ने बजट में लागू करने की घोषणा की है। पर ये सारी स्कीम्स इस बार काम नहीं आई, क्योंकि बीजेपी ने अपना होमवर्क किया था। बीजेपी ने काउंटर किया अपनी वेलफेयर स्कीम्स के साथ और उस पर लगाई मोदी की गारंटी। एक राजस्थान बीजेपी के लीडर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडेंशियल्स किसी भी और लीडर से ज्यादा है। इस वजह से एक वोटर अपने लोकल लीडर की गलतियां भूल जाता है जब नरेंद्र मोदी की बात आती है। तीसरा कारण है हिंदुत्व। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कांग्रेस सरकार को अटैक किया अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन कांग्रेस और उसके गठबंधन गठबंधन ने इस धरोहर के विरुद्ध हल्ला बोल शुरू कर दिया है। इन्होंने घोषणा की है कि ये सनातन को जड़ से मिटा देंगे, हमारी पहचान को मिटा देंगे। उन्होंने उदयपुर में हुए कन्हैया लाल के मर्डर के बारे में बात करी और एक बीजेपी लीडर ने कहा कि सेंट्रल लीडरशिप ने पार्टी लीडर्स को कहा है कि वो हिंदुत्व मुद्दों पर अग्रेसिव रहे। उन्होंने कहा कि जहां मध्य प्रदेश में वेलफेयर स्कीम्स के बारे में ज्यादा बात करी जा रही है, राजस्थान में हम दोनों राम और विकास के बारे में बात करेंगे। बीजेपी ने कई संतों को भी कैंडिडेट बनाया, जैसे बाल मुकुंद आचार्य, जिनको हवा महल कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट बनाया गया। फाइनली बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचारों के बारे में भी बात करी, जैसे 2021 के एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। बीजेपी लीडर्स ने राजस्थान सरकार को इसी के बारे में अटैक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस चीज पर कई बार टिप्पणी दी। राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया।
अब आते हैं मिजोरम पर। मिजोरम की बात करें तो एग्जिट पोल्स ने कहा था कि रूलिंग पार्टी MNF और ऑपोजिशन पार्टी ZPM के बीच में एक अच्छी टक्कर होगी, पर ZPM एक लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत गई 40 में से 27 सीट्स जीतकर। कॉन्टेक्स्ट के लिए MNF बीजेपी की एलाय है और ZPM एक नई पार्टी है जो 2018 में फॉर्म हुई थी, जहां कई पार्टीज का कोएलिशन है। पहला कारण है कि ZPM ने कई नए कैंडिडेट्स फील्ड करे। 82% कैंडिडेट्स नए चेहरे थे, इंक्लूडिंग फॉर्मर फुटबॉलर्स और आर्मी ऑफिसर्स। मणिपुर की कुकीज और मिजोरम समाज में एक गहरा कनेक्शन है। रूलिंग पार्टी MNF ने इसको एक इलेक्टोरल मुद्दा बनाया और कहा कि मिजोरम कुकीज को सपोर्ट करता है, जबकि ऑपोजिशन पार्टी ZPM ने मणिपुर पर नहीं बल्कि मिजोरम सरकार की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट पर फोकस डाला, जिसकी वजह से अनुमान ये लगाया जा सकता है कि वोटर्स डोमेस्टिक मुद्दे पर ज्यादा इंटरेस्टेड थे और ना कि मणिपुर के मुद्दे पर। जिसका मतलब है कि मिजोरम का 35 साल का साइकिल टूट जाएगा, जहां या तो MNF की सरकार होती थी या फिर कांग्रेस की। इन इलेक्शंस में बीजेपी भी 2 सीट जीती, जो दिखाता है कि उनकी प्रेजेंस भी बढ़ रही है मिजोरम में। और फाइनली ZPM की विक्ट्री दिखाती है कि एक नई रीजनल पार्टी आ गई है नॉर्थ ईस्टर्न पॉलिटिक्स में। अब बात करते हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस की। इन स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कई लोगों ने कहा है कि इंडिया में एक नॉर्थ साउथ स्प्लिट हो गया है, कि नॉर्थ इंडिया के लोग अनएजुकेटेड हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया, बल्कि एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव लोग जो साउथ इंडिया में वो बीजेपी को रोक कर रखे हैं। पर ये एकदम बेहुदा और बकवास आर्ग्यूमेंट है। प्रवीण चक्रवर्ती जो कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने खुद ये नॉर्थ साउथ डिवाइड के बारे में बात करी ट्विटर पर। वही लीडर जिसकी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा कर रही थी कुछ दिन पहले, अब वो डिवाइड क्यों क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले कांग्रेस की सरकार थी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तब उधर के वोटर्स अनएजुकेटेड और बेवकूफ नहीं थे। सडनली 2 दिन बाद वो अनएजुकेटेड हो गए। कई पॉलिटिकल पार्टीज और एक्सपर्ट्स ये गलती करते हैं वोटर को बेवकूफ बुलाकर, पर वोटर बेवकूफ नहीं है। इंडिया का वोटर कई चीजों के बारे में सोचता है वोट डालने से पहले। उन वोटर्स पर अपनी पॉलिटिकल चॉइस थोप कर आप बस यही दिखा रहे हैं कि आपके लिए डेमोक्रेसी तभी काम करती है जब आपकी पार्टी जीतती है। यही चीज दूसरी साइड भी कर रही है, जब वो ये बोलते हैं कि साउथ इंडियन धार्मिक नहीं है, नहीं तो उधर बीजेपी की प्रेजेंस ज्यादा होती। अगर ऐसे लोग साउथ इंडिया में कुछ दिन जाकर देखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि उधर कितने मंदिर हैं और लोग कितने धार्मिक हैं। एक और चीज जो आप नोटिस करोगे वो है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट शेयर इतना कम नहीं हुआ, पर उनको सीटें कम मिली क्योंकि बीजेपी का वोट शेयर बहुत बड़ा है। और ये हुआ कैसे? बेसिकली जो भी छोटी रीजनल पार्टीज थी उनका वोट शेयर सारा बीजेपी को चले गया, जो एक इंडिकेटर हो सकता है कि हमारी राजनीति में रीजनल पार्टीज की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। इन स्टेट इलेक्शन रिजल्ट्स का लिंक 2024 के आने वाले जनरल इलेक्शन से हमें बहुत सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलेक्शन जीत गई थी, पर 1 साल बाद ही जनरल इलेक्शंस की कहानी बहुत अलग थी। 2014 में एक मोदी लहर थी देश में, पर 1 साल के अंदर बीजेपी की हार हुई दिल्ली और बिहार के इलेक्शंस में। तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि इंडियन वोटर बेवकूफ है। इंडियन वोटर अपने हिसाब से वोट करता है स्टेट इलेक्शन में और जनरल इलेक्शंस में। पर इन इलेक्शन से हम 2 चीज सीख सकते हैं। पहली चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी कायम है। बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में यही चीज दिखाता है। और दूसरी चीज है कि हमारी राजनीति में महिलाओं की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, और वो एक बहुत अच्छी चीज है। मध्य प्रदेश में हमने क्लियरली देखा कि महिलाओं ने बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट दिया, और यही चीज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। नीलंजन सरकार जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी अपनी पूरी कमिटमेंट दिखाई नहीं है महिलाओं वोटर्स की तरफ, जबकि बीजेपी ने एक स्ट्रॉन्ग फीमेल सपोर्ट बेस बिल्ड किया है ग्राउंड अप से। नारी शक्ति का विकास बीजेपी के विकास मॉडल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी है। कई फीमेल सेंट्रिक स्कीम जो लॉन्च करी गई हैं, जैसे उज्ज्वला योजना, उधर प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी खासी मार्केटिंग हुई है, जिससे कनेक्शन बैठ गया है बेनिफिशियरी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। निलंजन सरकार ये भी कहते हैं कि फीमेल वोटर्स की वजह से कास्ट कैलकुलेशंस अब थोड़ी डगमगा गई हैं, क्योंकि जेंडर एक इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया हमारे इलेक्शंस में। रही 2024 के इलेक्शंस की बात, हम सभी का फायदा तभी होगा जब हम ये ना माने कि वोटर बेवकूफ है क्योंकि उन्होंने आपकी पार्टी के लिए वोट नहीं किया। जो ये जल्दी सीख पाएगा वो जल्दी ये समझ पाएगा कि वोटर को चाहिए क्या। और वोटर्स को एजुकेट करने के लिए मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। जैसे राजस्थान पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया उधर की बेरोजगारी के बारे में, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। पंजाब पर मैंने बताया कि उधर की सरकार बैंकरप्ट क्यों है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। और अगर ये वीडियोस देख लिए तो उधर पॉलिटिकल प्लेलिस्ट है हमारी, आपको कई पॉलिटिकल वीडियोस मिल जाएंगे।